दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज राय। दोस्तों अब हम लोगों को मूल अधिकार पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मूल अधिकार का संविधान के अन्य भागों से क्या संबंध है। दोस्तों मज़ा आ जाएगा आपको जब अनुच्छेद 31 और नीति निषेधक तत्वों के बीच में हम लोग देखेंगे कि क्या समस्या पैदा हुई। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको देंगे दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा, ले करके चलते हैं। पहले एक दो लाइन परिभाषा इसकी हो जाए। दोस्तों मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यह विधायिका, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की विधायिका हो, ऐसा कठोर कानून न बनाए जो व्यक्ति के अधिकारों को छीने। मतलब विधायिका के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण रखने के लिए एक व्यवस्था है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था दोस्तों, ठीक है। मूल अधिकारों का पहली बार विकास जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। सामंतों के दबाव में आकर के किंग जॉन ने 1215 में अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया। मानव के अधिकारों का ये पहला लिखित घोषणा पत्र था दोस्तों, इंग्लैंड में किंग जॉन ने 1215 में, ठीक है। इसके बाद फ्रांस का घोषणा पत्र है, आप जानते ही हैं। अमेरिका का संविधान लिखा गया तो उसमें मूल अधिकार को शामिल किया गया, आपको पता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम अभी जो विचार करेंगे वो भारत के विषय में विचार करेंगे, और विचार ये करेंगे कि जो हमारा मूल अधिकार है संविधान के अन्य भागों से इसका क्या संबंध है। तो पहले हम देख लेते हैं कि नागरिकता से क्या संबंध है दोस्तों। यहाँ कोई समस्या नहीं है। नागरिकता के संबंध में देखेंगे तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल नागरिकों को मिले हुए दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे हम चलेंगे तो अनुच्छेद 31, जहाँ पे मैंने कहा कि एक विशेष जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। अनुच्छेद 31 तो आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार इसमें था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन 31 क, ख और ग है, तीन पार्ट हैं इसमें। जो 31 ग है उसका सीधे संबंध जो है, जो मूल अधिकार का 31 ग है, नीति निदेशक तत्व से है। अब आपको बताते हैं कैसे दोस्तों। 31 ग 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रावधान किया गया कि यदि नीति निषेधक तत्व का जो 39 ख और ग आर्टिकल है, आर्टिकल 39 में जो ख और ग है दोस्तों, ठीक है। पहले 39 जानने की क्या है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में दिया गया है, तो इसमें 1 2 करके पार्ट किया गया है, या क ख ग ऐसे हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 39 ख में कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का राज्य विधि बनाकर इस प्रकार वितरण करे कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके, ख में कहा गया। 39 ग में कहा गया कि उत्पादन या पूंजी जो है संपत्ति के साधन का ऐसा केंद्रीकरण न हो कि जनता का हित हो। मतलब ऐसा न हो कि एक आदमी बहुत अमीर हो जाए और एक आदमी बहुत गरीब हो जाए। ये 39 ख और ग में कहा गया। अब इसका संबंध मूल अधिकार से क्या है। 31 ग 25वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि यदि 39 ख और ग के लिए कोई विधि बनाई जाती है और वह मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती है तो भी वह विधि शून्य नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 आप पढ़े होंगे मूल अधिकार का, जिसमें कहा गया कि विधायिका, संसद या विधानमंडल या जिसे विधि बनाने का अधिकार मिला है, मतलब राज्य। अब आगे हम पढ़ाएंगे, जब आर्टिकल चालू करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। यहाँ थोड़े में बात को समझने का प्रयास करिएगा कि विधायिका कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें अल्प करती है या उन्हें न्यून करती है। जहाँ तक उल्लंघन करती है वहाँ तक वो विधि शून्य मानी जाएगी। अब 25वां संविधान संशोधन कह रहा है कि 39 ख और ग के लिए जो विधि बनाई जा रही है, यदि 14 और 19 का उल्लंघन करेगी तब भी शून्य नहीं मानी जाएगी। ये मतलब दो जो हैं 39 ख और ग को वरीयता दी गई मूल अधिकार के ऊपर दोस्तों, ठीक है, 25वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 1973 में, 71 के बाद 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद आया। इसने क्या कर दिया कि इसे पंगु बना दिया। समझिए कैसे। केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में कहा गया
कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है ये हमारे संविधान का सारवान तत्व है, ठीक है। और 368 जो संविधान संशोधन है के द्वारा इसको उससे बाहर नहीं रखा जा सकता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में कहा गया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को है ये उसका सारवान अधिकार है, ठीक है। और यह अधिकार 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसके द्वारा उसे बाहर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो जो 25वां संविधान संशोधन किया गया था इसके द्वारा दो प्रावधान था। नंबर एक ये था कि 39 ख और ग के तहत जो विधि बनेगी अगर वो मूल अधिकार के 14 और 19 का उल्लंघन करती है तो भी वो शून्य नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यहां तक तो बात स्वीकार थी। लेकिन जो दूसरा पार्ट इसमें कहा गया कि अगर कोई विधायी घोषणा 39 ख और ग को प्रभावी बनाने के लिए है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसी बात को केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। भाई न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर कोई विधायी घोषणा ऐसी है जो 39 ख और ग के लिए है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। और न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार जो है वो न्यायपालिका का सारवान तत्व है, ठीक है। तो एक पार्ट, इस पार्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और एक पार्ट को स्वीकार कर लिया गया। जो दो पार्ट हैं दोस्तों, एक पार्ट ये है कि 39 ग और ख के लिए बनाई गई विधि जो मूल अधिकार का 14 और 19 आर्टिकल है यदि उससे असंगत है तो भी वो शून्य नहीं माना जाएगा, ये बात स्वीकार कर ली गई। लेकिन जो दूसरी बात थी कि 39 ग और ख के लिए जो विधायी घोषणा हो रही है उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जाएगा, इस बात से केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय असहमत हो गया, ठीक है। ये 73वें मैटर हो गया। अब आगे संसद की शक्ति देखिए। संसद ने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके और एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब कहा केवल 39 ख और ग नहीं, नीति निषेधक तत्वों में पूरे में विस्तार कर दिया। कहा किसी को प्रभावी करने के लिए यदि 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो शून्य नहीं माना जाएगा। पहले 71 में 25वां संविधान संशोधन किया गया, 73 में केशवानंद भारती मामला आया तो एक पार्ट को स्वीकार किया गया, एक पार्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर 76 में 42वां संविधान संशोधन संसद ने कर दिया दोस्तों, ठीक है, और पूरे निदेशक तत्वों पर इसको विस्तार कर दिया। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद आया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये असंवैधानिक है। 39 ख और ग तो ठीक है लेकिन इसका विस्तार अनुचित है, तो जो विस्तार किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया मिनर्वा मिल्स वाद में दोस्तों। ये था मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच में संबंध दोस्तों। अब बारी है दोस्तों कि आपातकाल और मूल अधिकार के बीच में क्या संबंध है, ये समझने की बारी है कि आपातकाल और मूल अधिकार के बीच में क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। देखें 352 के तहत आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत पहले 3 आधार पे लगता था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद, चूँकि आप जानते हैं इमरजेंसी में जो मामला हुआ उस पर चर्चा बाद में हम लोग करेंगे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करवा दिया 1978 में और इसके द्वारा मूल अधिकार, इसमें आपातकाल में तमाम परिवर्तन कर दिए गए दोस्तों, ठीक है। जैसे हम समझेंगे कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो 3 आधारों पे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अब आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं लगेगा। एक काम ये कर दिया गया। 358 प्रावधान ये था कि आपातकाल के समय मूल अधिकार का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता था। अब इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान ये किया गया कि यदि आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा तब भी अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा, वरना नहीं। एक परिवर्तन ये कर दिया गया कि यदि आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा
तभी अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा, वरना नहीं दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 359 में था सभी मूल अधिकारों के निलंबित से संबंधित राष्ट्रपति के अधिकार में। इसमें भी संशोधन किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थात 20-21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा कि मूल अधिकारों का राष्ट्रपति निलंबन नहीं करते हैं। जो मूल अधिकारों का उपचार है उसका उस समय तक निलंबन हो जाता है जब तक आपातकाल है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के अधिकार का निलंबन होता है। ठीक है, ये बात समझिएगा दोस्तों। अब आगे हम आर्टिकल से लेकर के चलेंगे मूल अधिकार के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।